स्टार्ट करते हैं। तो गुड इवनिंग गैस। लास्ट डे मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था कि किसी ने कोई किया था उसमें असाइनमेंट। किसी ने कोई अपना खुद का एक क्लाइंट सोर्स किया था। ट्राई कर रहा हूँ सर। ट्राई कर रहे, वेरी गुड। ट्राई कीजिए, हो जाएगा। आप लोग किसी का टेस्ट क्लाइंट। नहीं हो रहा है। हेलो। हाँ तो हाँ, वो आपको धीरे धीरे करने से होगा। ठीक है। एक बार में नहीं होता है कुछ भी। इसीलिए तो मैं आपको बोला कि किसी रिलेटिव का कीजिए। अपने रिलेटिव का कीजिए। रिलेटिव का करने से क्या होता है, तो आपके ऊपर ट्रस्ट रहता है, तो आपको वो काम करने देगा। ठीक है। और आईटीआर रजिस्ट्रेशन आप लोग देखे थे कैसे होता है लास्ट लेक्चर में। किसी को याद है ना, सब कोई भूल गए। लग रहा है सब कोई भूल गए ना। हम लोग आईटीआर रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। याद है किसी को ना, आप लोग भूल गए। हम्म। सर एक क्विक रिकैप दे दीजिए सर। कोई ठीक है। ओके। और किसी को, और कोई आईटीआर में कोई डाउट। आईटीआर रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ये किस लिए चाहिए। एनी डाउट किसी को। क्यों हम लोग ये सीख रहे हैं। एनी डाउट। नो सर। अच्छा, तो एज पर रिक्वेस्ट, तो हम लोग एक रिकैप कर लेते हैं। आईटीआर क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, हम लोगों का जो इनकम है, उस इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देना है। राइट। एज पर द टैक्स स्लैब के वाइज, जो टैक्स स्लैब बन रहा है, उस टैक्स स्लैब के वाइज हम लोगों को टैक्स भरना है। टैक्स स्लैब क्या है, वो मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस किया था। और पीडीएफ भी मैंने शेयर कर दिया था, आप लोग ग्रुप में भी शेयर कर दिया था। और लेक्चर रिकॉर्डिंग जहाँ है, वह मैंने अपलोड भी कर दिया। तो स्लैब के वाइज हम लोग को टैक्स भरना पड़ता है, ताकि आप बिजनेसमैन हो, बिजनेस ओनर हो, या फिर एक इंडिविजुअल, एक सैलरीड पर्सन। राइट। अभी एज ए टैक्स कंसल्टेंट, एज ए टैक्स कंसल्टेंट आपको क्या करना काम है, आपको आपके क्लाइंट का आईटी रिटर्न फाइलिंग करके देना है। राइट। इसीलिए हम लोग इनकम टैक्स फाइलिंग सीख रहे हैं। क्या करना हम लोग को, आईटी रिटर्न फाइलिंग कर देना है। ओके। जैसे आप आज घर से हो, या कल कोई अपने फ्रेंड का हो, या अपना खुद का नेक्स्ट असाइनमेंट होगा, आप लोगों का खुद का, अपने आप का इनकम टैक्स पोर्टल में अपना आईटीआर फाइलिंग रजिस्ट्रेशन करना। इतना आप कर पाओगे आप लोग अपना खुद का। क्या करना है, आप लोग को गूगल में जाना है, टाइप करना है आईटीआर लॉगिंग। जो फर्स्ट पेज आएगा, यहाँ पे आप लोगों को रजिस्टर जो बॉटम है, यहाँ क्लिक करके, से घबराइए मत। ये इनकम टैक्स पोर्टल थोड़ा स्लो रहता है। हाँ। यहाँ अपना पैन कार्ड पुट करके कंटिन्यू करके अपने आप को रजिस्टर करना है आप। ओके। ऐसा मैं एग्जाम्पल करके देता हूँ।
जैसे एक क्लाइंट है अंकित ओझा। ओके। अपना एक बिजनेस है उनका, जिनके उनको आईटी फाइल करना है। वो आपके पास आया है, आपको उनका आईटी फाइल करके देना है, राइट। तो हम लोग इस टास्क को हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्या क्या हम लोग को चाहिए उसका आईटी फाइलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पैन और बेसिक डिटेल्स। स्टार्ट टास्क पे क्लिक करते हैं। फर्स्ट हम कहने क्या बोला था आप लोगों को, रजिस्टर में क्लिक करना। उस सिमुलेशन प्लेटफॉर्म में हम लोग रजिस्टर में क्लिक करेंगे। पैन नंबर हमको पुट करना है, वैलिडेट करना है। उसके बाद यस में क्लिक करना है एज ए टैक्स पेयर। कंटिन्यू। उसके बाद आपको कुछ बेसिक डिटेल्स, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रेसिडेंशियल स्टेटस, ये आपको पुट करना है। नाम क्या है? अंकित ओझा। डेट ऑफ बर्थ 2 सितंबर 1982। 1982 सेकेंड 2 सितंबर 1982। जेंडर फीमेल। अच्छा, अनिका ओझा ना? हाँ, मैं अंकित ओझा सोच रहा था। अनिका ओझा। रेजिडेंट सेटल, इंडियन रेजिडेंट। कंटिन्यू। प्राइमरी मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर क्या करना है? सेल्फ, उनका खुद का है। उनका मेल आईडी हमको पुट करना है। मतलब है क्या है? सेल्फ। अभी डिटेल्स हमको भरना है। फ्लैट नंबर, रोड, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस। मतलब जो जो बेसिक डिटेल्स मांगा जाता है वो हम लोग पुट करना। एरिया बेंगलोर, टाउन सिटी बेंगलोर, रूरल, स्टेट कर्नाटक। बस कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने से ही कस्टमर का मेल एड्रेस और मोबाइल पे ओटीपी जाएगा फॉर वेरिफिकेशन। मोबाइल नंबर आपको पूछना है कस्टमर से। ईमेल पे ओटीपी उसको भी पूछना है। डन। अब हमको कंफर्म करना है। उसके बाद कोई भी एक पासवर्ड सेट कर देना है कस्टमर के बिहाफ में। ओके। करके रजिस्टर। बस इतना ही काम। उसका आईटीआर में रजिस्ट्रेशन डन। अभी आप जो हमसे पूछ रहे थे, आपको अभी समझ में आया कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? अभी आपका ये यस। टास्क है आप लोगों का, कि नेक्स्ट क्लास के पहले आपको अपना खुद का, जिनका नहीं है, उनको अपना आईटीआर में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना। आईटीआर फाइलिंग, आईटीआर वेबसाइट पे। ओके। इतना आप लोग कर पाओगे। सेकंड काम है आपको अपना कोई भी एक रिलेटिव का, आपके घर पे किसी का भी आईटीआर में रजिस्ट्रेशन करना है। इसलिए आप पूछ रहे, अगर मान लीजिए आपका घर पे आपका भैया का हो, भाभी का हो, मम्मी का हो, मान लीजिए कोई इनकम नहीं है, फिर भी आप करेंगे, आप जीरो इनकम दिखाएंगे, नो टैक्सेबल, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आपका प्रैक्टिस के लिए ये क्या होगा? आपका बेनिफिशियल होगा। आपको खुद का आपका प्रैक्टिस हो।
ओके, अंडरस्टूड। तो ये टास्क नेक्स्ट लेक्चर के पहले आप लोग को अपना खुद का और किसी भी एक घर में मेंबर का आपको करना होगा। कहाँ जाके करना होगा आप लोग को? इनकम टैक्स पोर्टल में जाके ITR लॉगिन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाके आपको रजिस्टर करना है अपने आप को, और अपने कोई भी एक रिश्तेदार हो, दोस्त हो, घर पे किसी का भी हो। अंडरस्टूड। ये तो हो गया हम लोगों का ITR रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अभी आप लोगों को जिसके पास एनर्जी विद्या के एक्सेस है, आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा टोटल ITR रजिस्ट्रेशन में। साथ ही साथ असाइनमेंट भी, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन का जो पांचों टास्क है, इस टास्क को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। चलते हैं हम लोग ITR का मेन पे। क्या है मेन? हम लोग आज एक नया चीज सीखेंगे। ओके, क्या नया चीज सीखेंगे? एक आदमी का न्यू टैक्स रिजिम में, न्यू टैक्स रिजिम में एक आदमी का हम लोग टैक्स फाइलिंग करेंगे जो एम, आ, एक एम्प्लॉय है। ओके, सैलरी पर्सन का। और एक क्या करेंगे नेक्स्ट? नेक्स्ट हम लोग करेंगे कोई रिटायर्ड पर्सन का इनकम टैक्स फाइलिंग हम लोग सीखेंगे। ओके, पहला एग्जांपल सर है। पहला किसका सीखेंगे सर? पहले हम लोग सीखेंगे कोई एक सैलरी होल्डर पर्सन का जो एम्प्लॉयड है। ठीक है, फर्स्ट हम लोग ओपन किए हैं एक सैलरीड आदमी का, मिस्टर रोहन सिंह, जो कहाँ काम करते? HDFC बैंक में। एग्जाम्पल का ध्यान से थोड़ा समझिए। रोहन सिंह HDFC बैंक में एम्प्लॉयड है। ओके, उनको सालाना कितना सैलरी मिला है? 3 लाख। 3 लाख उनका सैलरी उनको मिला है। ये 3 लाख आपको कहाँ से पता चला? आपको पता चला उसका फॉर्म 16 से। कहाँ से? फॉर्म 16 से आपको पता चला उसका। उसका सैलरी छोड़ के भी उसको उस साल 25,000 रुपये बोनस मिला है। ओके, बोनस मिलता है ना एम्प्लॉय लोग को, तो बोनस मिला। ये भी आपको फॉर्म 16 में मिल जाएगा कस्टमर का। कोई भी अगर आप सैलरी होल्डर पर्सन का ITR करेंगे तो आप को उसका फॉर्म 16 मांगना है। फॉर्म 16 क्या मांगना है? फॉर्म 16। ओके, वहां पे आपको ये डिटेल्स मिल जाएगा कि उसका इनकम कितना कितना है। तो इस रोहन सिंह का इनकम क्या है? 3 लाख रुपीज सैलरी, 25,000 बोनस। ओके, एक्सक्यूज मी सर। इसको, हाँ, सर आप बोले थे खुद अपना आईटीआर फाइलिंग करना, तो हम लोग तो अभी हम्म, सैलरीड पर्सन नहीं ना सर। इनकम जीरो दिखा के कीजिए। आप बोले आपको रजिस्टर करने के लिए ITR फाइलिंग में, रजिस्टर। ओनली ओके रजिस्टर, रजिस्टर। अपने आप को रजिस्टर कीजिए। ठीक है, जी। रजिस्टर कीजिए। तो इसको छोड़ के भी उनका एक प्रॉपर्टी है। ओके, जो उसने भाड़े पे दे के रखा है। उनको भाड़ा मिल रहा है 15,500 रुपये पर मंथ। ओके, जिसमें से उन्होंने 1,600 एज ए प्रॉपर्टी टैक्स उसने जमा किया है म्यूनिसिपैलिटी में। ओके, साथ साथ वो जो घर रेंट पे दिया है, वो घर लोन पे है, लोन से उन्होंने परचेस किया था। उसका 24,700 रुपया, 24,700 उन्होंने इंटरेस्ट पे किया है बैंक को, जिसके पास उसका लोन चल रहा है बैंक वालों को। ओके, क्या क्या तो फिर हम लोग समझ गए। 3 लाख बेसिक सैलरी, 25,000 बोनस,
15,500 रेंट मिलता है हर महीना। 1,600 रुपये उसने पूरे साल का टैक्स भरा है। और 24,700 रुपये उनको इंटरेस्ट। इसके साथ साथ क्या मिला है? सेविंग्स बैंक में 4,370 का इंटरेस्ट मिला है। फिक्स डिपॉजिट से 11,410 रुपया का। फैमिली पेंशन मिला है 8,100 रुपया। ओके। फैमिली पेंशन मतलब, फैमिली पेंशन मतलब कोई बोल सकता है? फैमिली पेंशन मतलब मान लीजिए आपका घर पे आपका फैमिली का कोई पेंशन स्कीम था, जो अभी उनके बिहाफ में आपको मिल रहा है। अंडरस्टूड? होता है ना, किसी का मान लीजिए आ, मतलब फादर वर्किंग था, ठीक है, या फिर मदर वर्किंग था, तो उनका किसी कारण से डेथ हो गया है, तो उनका जो खाता चल रहा था पेंशन, तो अभी उनका नॉमिनी आपको कर के गया है, तो आपको मिल रहा है। इस टाइप का सिचुएशन आप समझ लीजिए। ये होता है फैमिली पेंशन। तो ये फैमिली पेंशन भी आपको कस्टमर के बैंक स्टेटमेंट में दिख जाएगा कि फैमिली पेंशन आ रहा है। इतना तक पहले हम लोग समझ लिए। अभी इतना तक हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं। ओके। आईटीआर साइट में गए हम लोग, लॉग इन कर किए। क्लाइंट का हमारे पास यूजर आईडी पासवर्ड है। यूजर आईडी मतलब पैन नंबर। कंटिन्यू टिक किए। पासवर्ड दिए। कंटिन्यू। ओके। उसके बाद फाइल नाउ पे हम लोग को करना है। करेंट ईयर ऑनलाइन हमेशा। स्टार्ट न्यू फाइल। इंडिविजुअल। यस। कौन सा फाइल करना है? ITR 1। इंडिविजुअल रेसिडेंट के लिए क्या फाइलिंग होता है? ITR 1। ओके। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑप्शन टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एक्सपेंशन लिमिट। कंटिन्यू। ओके। सबसे पहले हमको कस्टमर का पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उसको कंप्लीट करना है, ये वाला टैब। यहाँ पे क्या है? क्लाइंट HDFC बैंक में, मतलब आपका अदर्स। अदर्स प्राइवेट कंपनी, कोई भी सरकार, मतलब सरकारी एम्प्लॉय छोड़ के बाकी सब अदर्स में जाके आपको कॉन्फर्म, पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला कंफर्म हो। अभी क्या करना है? ग्रॉस टोटल इनकम। ओके। या पहले आप स्किप द क्वेश्चनरी को स्किप कर दीजिएगा हमेशा। ग्रॉस सैलरी हमको पुट करना है। ग्रॉस सैलरी कितना है? 3 लाख उनको मिला, और 25,000 बोनस मिला बैंक से। राइट। तो 3,24,500 हो गया उनका टोटल सैलरी। 3,25,000 हो गया सैलरी। ओके। कुछ डिडक्शन, ऑटोमेटिक डिडक्शन ले लिया 50,000 से। अब सेकेंड पार्ट क्या है इसी में, इनकम सोर्स में? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऐड करना है। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट, मतलब भाड़े पे दे दिया, लेट आउट। ग्रॉस रेंट कितना रिसीव हुआ है? 15,500 रुपये। 15,500 इंटू 12 कितना रिसीव हुआ है? सर 1,80,000, 180। 15,500 और सर पाँच, इंटू सॉरी। 186। 15,500 ना? 15,500, हाँ। 186। ओके। जिसमें से उन्होंने 1,600 रुपया टैक्स पेड किया था पूरा साल में। म्यूनिसिपैलिटी को दिया था टैक्स।
तो ये माइनस हो गया। ओके। बाकी कैलकुलेशन सिस्टम ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको कुछ नहीं करना है। 30% माइनस करता है वो सिस्टम ऑटोमेटिक ले लेगा, इसमें आपको कुछ छेड़छाड़ी नहीं करना है, हाथ भी नहीं देना। ओके। ऐड कर देना है। अच्छा। और क्या है, इंटरेस्ट। 24,000। देखिए अगर हम लोग कोई भी गलती करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली दिखा देता है कि आप गलती कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट का मजा है। हमने क्या गलती किया, यहाँ पे 24,700 रुपये उसने बैंक को इंटरेस्ट पे किया है, उसको भी तो एंट्री करना है, माइनस करना है। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, मतलब वो जो कैपिटल को मैंने बोरो किया है घर को, वो भी तो मेरा इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ा है बैंक को। 24,700 रुपया। अब ऐड हो गया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट। अब क्या करना है, अदर्स इनकम को भी हमको डालना है। अदर्स इनकम यहाँ पे जो ऑप्शन है हाउस प्रॉपर्टी के नीचे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसको करना है ऐड डिटेल्स। क्या है, डू यू हैव इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक, यस। आपको कोई फिक्स डिपॉजिट से पैसा आ रहा है? हाँ। 11,800 रुपया फिक्स डिपॉजिट से आया है। 11,410। फैमिली पेंशन मिला है, यस। 8,100। यहाँ देखिए एक ऑप्शन होगा फैमिली पेंशन, है ये देखिए। डू यू हैव इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, यस। एलिजिबल डिडक्शन 2,007, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम लेगा, इस ये आपको नहीं छेड़छाड़ का। ठीक है। ये अपना कैलकुलेट करने के हिसाब से 2,700 रुपये माइनस कर दिया। कंफर्म। अब उसका टोटल इनकम निकल के आ गया, 4,560 रुपये, 4,560 रुपीज कॉस्ट, टोटल इनकम बन के आ गया। ठीक है। अब हमको क्या करना है, कंफर्म। जैसे कंफर्म करते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम वाला पेज भी कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, टोटल डिडक्शन। डिडक्शन हमको क्या क्या है, हम पहले बोले थे न्यू स्कीम में क्या अलाउ है, ओनली फॉर एनपीएस। एनपीएस खाते में जो पैसा जमा हो रहा है आपके बिहाफ में, आपके बिहाफ में आपका एम्प्लॉयर, जहाँ पे आप जॉब, इनके केस में क्या है, इनके केस में एचडीएफसी ने 16,000 रुपया, उन्होंने 16,000 रुपया उन्होंने खुद जमा किया है, एलोंग विद द एम्प्लॉयर भी 16,000 रुपया दिया है। तो आपको कितना डिडक्ट करना है एनपीएस में, ओनली 16,000, जो कि 16,000 एचडीएफसी उनके भी हाथ में पे किया है एनपीएस वाले को। यस, ओनली 16,000। कंटिन्यू करके कन्फर्म, डिडक्शन हो गया। अब क्या नेक्स्ट लाइन क्या बोला है, मिस्टर रोहन सिंह इनका एक्सपेंस ऑफ 8,000, 8,000 फॉर ए प्रिवेंटिव चेकअप फॉर हिमसेल्फ एंड ऑल्सो हैज ए मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ 26,000। अंडरस्टूड। 26,000 का उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस परचेज किया है और 8,000 का उन्होंने हेल्थ चेकअप किया है। तो अभी इसको कहाँ डालें हम लोग, हम पहले क्या बोले थे, न्यू स्कीम में ओनली एनपीएस छोड़ के और कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। तो ये उन्होंने खर्चा तो किया बहुत बढ़िया, लेकिन ये आईटीआर में कोई काम का नहीं है। अंडरस्टूड। आईटीआर फाइलिंग में इसका कोई काम नहीं है। ओके। आईटीआर में इसका कोई भी काम नहीं है, तो हमको डिडक्शन जो देना था 16,000 वही। टैक्स पेड, टैक्स पेड उन्होंने कुछ टैक्स पे करके रखा है, जीरो। टोटल टैक्स लायबिलिटी भी कितना बन रहा है, जीरो ही बन रहा है।
बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से बहुत ही नीचे है। कंफर्म। उसके बाद प्रोसीड कर देना। प्रोसीड। पे नाउ पे क्लिक करना है। टिक करना है पे 0 रुपीज। 0 रुपीज पे करना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन। समझ गए आप लोग? इसको समझ, इतना तक समझ में किसी को कोई डाउट? सर 16,000 वाला अमाउंट में सर डाउट हो रहा है। 15,500 का हम लोग बनाए, हम्म। तो 16,000 आप क्यों बोले कि नहीं उसको ऐड करना है? 16,000 डिडक्शन में माइनस की। डिडक्शन। जो इनकम है और जो खर्चा है, खर्चा हम लोग को क्या करना है? डिडक्शन करना है। ओके। खर्चा हम लोग को क्या करना है? डिडक्ट करना है। तो ओनली 16,000 आपका डिडक्ट होगा। ओके। ओनली 16,000 डिडक्ट होगा एनपीएस स्कीम में, जो उसका बिहाफ में एचडीएफसी ने पे किया। और कुछ भी डिडक्शन में नहीं जाएगा। अंडरस्टूड? अब इनकम में आपको 15,500 डालना था हर महीने। डिडक्शन में ओनली 16,000। यस सर। और कोई क्वेश्चन? एक सैलरी होल्डर का हम लोग अभी किए जस्ट, आईटीआर फाइलिंग। ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट हम लोग करेंगे एक पेंशन होल्डर का। जो एक पेंशन होल्डर है, ठीक है, ऊपर से वो 70% डिसेबल भी है। 70% डिसेबल मतलब, मान लीजिए उसका शायद चल नहीं पाता है या हाथ काम नहीं करता है ठीक से। 70% डिसेबल है उसका शरीर पे। तो ऐसा भी क्लाइंट आएगा आप लोगों को, भी ज्यादा आता है। अगर आप कोई सिटी में आप अपना टैक्स कंसल्टेंसी ऑफिस ओपन करते, तो ऐसा क्लाइंट ज्यादा आएगा, जहाँ पे सर। डिसेबल लोग। हेलो सर। हाँ। सर बोल रहे थे पेंशन होल्डर भी इससे आईटीआर फाइलिंग करता है सर? एकदम एकदम, क्यों नहीं करेगा? किसी का मान लीजिए पेंशन है महीने का 2 लाख रुपया, तो उसका वो इनकम नहीं है क्या? गवर्नमेंट टैक्स नहीं नहीं। लेगा उससे? तो हाँ, दो आप लाख भी शायद नहीं तो देखे हो। 2 लाख भी पेंशन जाता है सर? 5 लाख तक हम देखे पेंशन मिलता है। अब मान लीजिए जो जनरल है, मंथली? जो मंथली? मंथली का मैं बात कर रहा हूँ। आप बोलिए तो जो आपका रिटायर कर रहा है एज ए असिस्टेंट जनरल इंस्पेक्टर के, ऑडिटर जनरल, जो मतलब ग्रुप ए में पोस्ट है, उन लोग का मंथली पेंशन कितना आता है? नहीं सर, कोई ग्रुप आइडिया नहीं ए है। ग्रुप ए में ग्रुप ए में जो लोग रिटायर्ड होता है, उनका मंथली पेंशन आता है मोर देन 1 लाख। ओनली पेंशन। अब मान लीजिए पेंशन को छोड़ के उनका अपना 4-5 घर है जो उन्हें भाड़े में देके रखा है, वहां से उनको रेंट आ रहा है। मान लीजिए उनका फिक्स डिपॉजिट है बहुत सारा, वहां से उनको मंथली मान लीजिए 40-50 हजार फिक्स डिपॉजिट से इंशन आ रहा है। मान लीजिए उनका बाबूजी पहले आर्मी में था, उसमें भी नो, फैमिली पेंशन में भी उसको आ रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मान लीजिए यस सर। सबको जोड़ के उसका 2 लाख रुपए मंथली इनकम आ गया, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो उनको टैक्स देना सर पड़ेगा। जो रेंट है, जो जो रेंट है सर, अगर वो
टैक्स का रिजीम में नहीं डालेगा, तो उसको टैक्स क्यों भरना पड़ेगा सर जीएसटी रिजीम में? रेंट अगर नहीं पड़ेगा मतलब? अगर सर वो जो रेंट है, हम आप हम्म। बताए थे ना सर कि रेंट कोई जीएसटी हम्म। रिजीम में नहीं डालता है, तो हम्म। उसको देना नहीं पड़ता है दोनों। रेंट जीएसटी में रेंट को नहीं देना पड़ता है अगर वो जीएसटी नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स पे तो दिखाना पड़ेगा उसको। जीएसटी अलग, आईटीआर अलग। वो जीएसटी भले ही ना भरे, जीएसटी भले ही ना भरे, बट इनकम में तो उनको दिखाना पड़ेगा कि मेरा इतना इनकम हुआ है। यस सर। जीएसटी अलग हो गया, रेंट अलग हो गया, आईटीआर अलग हो गया। ओके। यस सर। तो ये वाला एग्जांपल हम लोग करते हैं कि एक पेंशनर है, उसका हम लोग कैसे बनाएंगे। ओके। लॉगिंग, पैन नंबर, कंटिन्यू, पासवर्ड, फाइल नाउ, करेंट, ऑनलाइन, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, कंटिन्यू, आईटीआर वन, प्रोसीडिंग आईटीआर, कंटिन्यू, स्टार्टेड, टैक्सेबल इनकम, कंटिन्यू। ओके। हेलो सर। पर्सनल इनकम। हाँ। सर जो पेंशन है, पब्लिक हम्म। सेक्टर जॉब वाले को नसीब ओनली ना प्रोवाइड किया ना जाता है सर? ना नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपको यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन चूज करना है। यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए। ये क्या है? स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर लिखा हुआ है साफ साफ, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर। तो एसजी पेंशनर वाला ऑप्शन चूज करना है, करके आपको नीचे कंफर्म कर देना। सर अभी रिसेंट अंडरस्टूड? में खबर आया था कि जो पेंशन स्कीम है ना सर, वो हम्म। 2000 के जो पहले जॉब लिए थे उनके लिए अलाउ है, और जो 2000 के बाद ज्वाइनिंग किए उसके लिए उनके लिए बंद हो गया पेंशन। पेंशन बंद नहीं हुआ है। 2000 के बाद जो जो ज्वाइन किया है, उनको गवर्नमेंट ने खुद का पेंशन एनपीएस में खाता खोलने बोल दिया कि एनपीएस में आप अपना खाता खोल के आप अपना चॉइस देगी है। मतलब मान लीजिए कि पहले क्या था, गवर्नमेंट भी पैसा लेगा, गवर्नमेंट भी आपको पेंशन देगा। अभी आपके यस। पास चॉइस हो गया है। मान लीजिए आप एनपीएस खाते में पैसा जमा किए, ठीक है। अभी आपके पास ऑप्शन हो गया। पहले क्या था, आपको सैलरी से इतना पैसा काट के ऑटोमेटिक चला जाएगा पेंशन खाते में। अभी आपके पास ऑप्शन हो गया, आप अगर चाहेंगे तो एनपीएस अकाउंट खोल के अपने सैलरी से कटवा सकते हैं, नहीं तो नहीं कटवा सकते। बंद नहीं हुआ है, चॉइस दे दिया है। ओके। तो अभी क्या करना है हमको? बहुत ग्रॉस सारा स्ट्राइक टोटल हुआ था इनकम। सर इसके रिगार्डिंग। हाँ हाँ हाँ। ना ना, अच्छा ही हुआ है, मैं तो बोलूंगा अच्छा चॉइस है। मेरा पैसा मैं जो करूँ। ग्रॉस में किसकी तक क्वेश्चन करना है? ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी कितना उनका? 4,83,500, इतना उनको पेंशन मिला। अंडरस्टूड? पेंशन मिला। डाल दिए। कुछ नहीं करना है, 50,000 का ऑटोमेटिक डिडक्शन से। नेक्स्ट क्या है? हाउस प्रॉपर्टी से कुछ उनको इनकम आ रहा है क्या? नहीं, कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम नहीं। अदर सोर्स है। फिक्स डिपॉजिट से 6,200 रुपये। फिक्स डिपॉजिट 6,200 ऑप्शन में डाल दिए। फिर
फैमिली पेंशन से 3,000 रुपये। फैमिली पेंशन 3,000। कंफर्म हो गया। एनी अदर इनकम वाला पोर्शन। अब क्या क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इनकम है, मतलब उनका कोई जमीन वमीन है जहां से एग्रीकल्चर सामान बेच के उनको पैसा आ रहा है। कितना? 4,500 रुपया। तो एग्जिट इनकम यहाँ पे कितना डालना है? एग्रीकल्चर इनकम में डालना है 4,500। अंडरस्टूड? और कुछ मिला है क्या? 13,500 रुपया महाराष्ट्र गवर्नमेंट से फ्लड रिलीफ फंड से उनको मिला है। मान लीजिए वहां पे उनका जहाँ पे घर था वहां पे फ्लड हो गया था, तो 13,500 रुपया गवर्नमेंट से मिला है उनके खाते में, बैंक खाते में। ये भी ऐड करना है। क्या है? अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेंट्रल फॉर वेव कंपनसेशन फॉर एनी डिजास्टर, इसमें कितना है? 13,500। फिर कंफर्म। ग्रॉस इनकम वाला पोर्शन टिक हो गया, कंफर्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे डिडक्शन में। डिडक्शन में क्या बोले? एनपीएस। अब वो तो है ही खुद पेंशन, आपके एनपीएस में खाते में नाम डालेंगे, कुछ नहीं हो सकता। नो। कंटिन्यू। कंफर्म। टैक्स कुछ पेड करके रखा है आगे पीछे? बोला है यहाँ पे ना, कोई भी टैक्स पेड नहीं है। कंफर्म। तो टोटल उनका टैक्स लायबिलिटी कितना बोल रहा है? 0। कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं। कंफर्म। फिर प्रोसीड। पे नाउ। प्रोसीड टू रिव्यू। प्रोसीड टू वैलिडेशन। एक पेंशन आदमी का भी हम लोग अभी फाइलिंग कर ली। अंडरस्टूड? देवजीत, देवजीत बीच में तुम आउट हो गए थे क्या? वो नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है क्या? जी सर, मैं मुझे इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए मैं निकल गया था। नहीं तो जनरली क्लास, लास्ट क्लास भी तुम शायद मिस कर चुके थे ना, लास्ट क्लास में तुमको नहीं दिखा। हाँ सर, ऑफिस से आने के थोड़ा बहुत लेट हो गया था, इसलिए अच्छा 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 ज्वाइन अच्छा नहीं अच्छा। कर पाया। ठीक 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 ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो अभी आप लोग बोलिए कुछ, यहाँ तक समझने में आईटीआर हम लोग दो जो किए अभी तक, एक पेंशन आदमी का और एक नॉर्मल किसी का, कोई दिक्कत है? देखिए यही सब आपको करना है, आप लोग यही सब करके आप लोगों को काम आगे करना है। आप कहीं कंसल्टेंसी में जॉब करें या फिर आप कोई बैंक में भी अगर आप लोग जॉब करेंगे तो आपको आईटीआर फाइलिंग आपको जानना चाहिए। तभी ना आप कस्टमर का आईटीआर फाइलिंग देख के आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी का इनकम कितना है, इसको आप लोन दे सकते हैं कि नहीं, ये इस अकाउंट का एलिजिबल है कि नहीं। जैसे मान लीजिए किसी का इनकम वो दिखा रहा है पूरा साल में 5 लाख, ओके, बिजनेसमैन, 5 लाख रुपीज उसका अर्निंग है, उसने दिखाया लास्ट ईयर। तो आप एक बैंक में अकाउंट मैनेजर है, ओके, आप ऑपरेशन मैनेजर। अभी वो अकाउंट ओपन करने के लिए आया है आपके बैंक। उसने अप्लाई किया है 50 लाख का अकाउंट, ओके, 50 लाख एलिजिबल का अकाउंट उसने अप्लाई किया। मतलब 50 लाख ट्रांजैक्शन होना चाहिए, मतलब 50 लाख तक ट्रांजैक्शन करेगा, ऐसा उसने अप्लाई किया। तो आपका फर्स्ट काम क्या होगा कि आपका फर्स्ट काम होगा ऑडिट।
एक अकाउंट मैनेजर होता है फर्स्ट ऑडिटर। सेकंड ऑडिटर तो ऊपर बैठा हुआ है। जो लोग पकड़ता है तो ये अकाउंट मैनेजर को क्वेश्चन करता है कि आपने क्या क्या देख के इस अकाउंट को ओपन किया है। 50 लाख, उसका तो इनकम ही है 5 लाख, और उसका टर्नओवर है साल भर में 10 लाख 12 लाख का। तो 50 लाख आप कैसे अकाउंट बड़ा, कितना बड़ा कर दिए। या फिर उसका कहाँ कहाँ से इनकम आ रहा है आप क्या देखें। या फिर आप एक लोन मैनेजर है, आप लोन दे रहे हैं, तो आपको कुछ देखना पड़ेगा इसकी इनकम कहाँ कहाँ से आ रहा है। इस बेसिस पे अगर उसका मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर इनकम है ही नहीं IT फाइल में, लेकिन वो एग्रीकल्चर लोन के लिए अप्लाई किया है, आप दोगे उसको? बोलिए, नो सर। आप दोगे? नहीं दोगे आप लोग। क्यों देंगे? एग्रीकल्चर लोन सबको लेने आ जाता है, बोलता है मुझे एग्रीकल्चर लोन चाहिए, गवर्नमेंट से स्कीम दे रहा है, अभी एग्रीकल्चर लोन में पूरा माफ हो जाता है 1 2 साल बाद किस्ती देने के बाद। होता है ना। अपना तो गवर्नमेंट यस सर। बीच बीच में बीज बंद कर देता है, लेकिन बंद क्या मतलब, मुकुब बोलता है, लेकिन उसका मुकुब नहीं होता है, वो क्या होता है, उसका लोन डिफॉल्ट में चला जाता है, बैंक का नुकसान। इस नुकसान का सरकार भरपाई करता है। अब सरकार कब भरपाई करेगा, तब तक बैंक हाथ धो के बैठा रहेगा। लेकिन क्वेश्चन सबसे पहले आपके ऊपर आएगा, आप क्या देख के इस लोन को सैंक्शन किए। इस कस्टमर का इनकम टैक्स में कोई एग्रीकल्चर इनकम है ही नहीं। उसके बाद कोई बिजनेसमैन, बिजनेसमैन आपको अप्लाई किया है, ठीक है, तो आपको उसका फाइल देखना है, ट्रेड लाइसेंस देखना है, क्या बिजनेस कर रहा है, बैंक अकाउंट चेक करना है, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, IT फाइल चेक करना है, कितना टर्नओवर दिखा है, कहाँ से पैसा आ रहा है। तो इसीलिए इनकम टैक्स फाइल सीखना बहुत जरूरी है। सर हेलो। अंडरस्टूड? हम्म। सर बोल रहे थे बोलिए। कस्टमर है, चाहेगा तो हाउस प्रॉपर्टी अपना, हाउस प्रॉपर्टी इनकम छुपा भी सकता होगा। हाँ, लेकिन एज ए टैक्स कंसल्टेंट आपको निकालना है उसका सारा बैंक। देखिए, अगर वो पैसा ले रहा है अपना हाउस प्रॉपर्टी का, भाड़ा ले रहा है, तो भाड़ा कहाँ ले रहा है, बैंक स्टेटमेंट में ले रहा है ना। जी। भाड़ा कहाँ भेज रहा है, बैंक स्टेटमेंट में भेज रहा है। तो आपको प्रॉपर उसका बैंक स्टेटमेंट चेक करना है पूरा साल का। आप जब चेक करेंगे देखिएगा हर महीने मान लीजिए 15,000 रुपए करके उनका बैंक में आ रहा है, वो एक पर्टिकुलर आदमी के नाम से, है ना। प्लस हम्म। उनका एक हाउस लोन भी चल रहा है, हाउस लोन भी उसका चल रहा है, जिससे उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जो आपको जमा दिया है। तो आपको तभी समझ में आ जाना चाहिए कि ये घर उसने भाड़े पे दिया है। क्योंकि अल्टीमेटली तो आपका फर्म का ही जो CA है वही तो स्टाम्प करेगा IT फाइल में, जब फाइनलाइज होगा, कंप्लीट होगा, है ना। या फिर अगर आगे जाके आप लोग CA बनेंगे कोई, तो अल्टीमेटली साइन कौन करेगा, आप ही करेंगे एज ए CA। तो अगर कोई मिसमैच आता है, कोई कोई गलती आता है, तो वो गवर्नमेंट किसको पकड़ेगा, जो CA साइन स्टैम्प किया उसी को पकड़ेगा। तो इसलिए आप लोग को देख के करना है। और कोई क्वेश्चन इसको लेके? ओके। और सर हेलो। हम्म। और सर जो कोई रेंट फिजिकली मतलब खुद जाके रिसीव करता है तो उसके लिए क्या होगा सर, मतलब मतलब गवर्नमेंट का आप, नज़र में। वो क्राइम जी। हो गया और क्या, गवर्नमेंट के नजर में क्राइम हो गया। अब छुपाना चाहे तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है, उसमें आप थोड़ी कुछ कर पाओगे। यस सर। सर अगर हम लोग किसी अनवांटेड पीपल से कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो उसको भी क्या इनकम में दिखाना होगा या फिर नहीं, जो कि वो हमारा इनकम है नहीं वैसे। देखिए, अगर आप कोई अनवांटेड आदमी से पैसा ले रहे हैं और लेन देन कर रहे हैं और आप उसको ITR में नहीं दिखा रहे,
तो मान लीजिए कल के डेट में अगर आपका बैंक किसी भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के कारण आपको अगर बैंक खाता बंद कर दिया जाए, बैंक, तो आप उसका जस्टिफाई कारण नहीं दिखा पाएंगे, तो आपका तो बैंक अकाउंट ओपन नहीं होगा। मैंने ऐसा बहुत सारा क्लाइंट को देखा है कि बैंक खाते में 5 लाख रुपए है, लेकिन बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है। पैसा तो दिख रहा है, लेकिन ना वो विड्रॉ कर पा रहा है, ना डिपॉजिट कर पा रहा है उस बैंक खाते में पैसा। बैंक से नोटिस आया उनके पास कि आपके बैंक खाते में अन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुआ है, आप प्लीज उसको जस्टिफाई कीजिए। जब तक अगर आप सर जस्टिफाई नहीं। मान लीजिए बैंक हम्म, हमारा फ्रीज कर देता है, अगर हम बताएं कि ये हमारा रिलेटिव है या फिर जो भी है, तो क्या उसको खुलेगा। अनफ्रीज करेगा फिर बैंक? हाँ, खुलेगा। आप अगर जस्टिफाइड रीजन दे पाओगे, ऑपरेशन मैनेजर को अगर जस्टिफाइड रीजन लगा, तो खुलेगा। और अगर जस्टिफाइड रीजन नहीं लगा, तो फिर ऊपर में भेज देगा सस्पिशियस बोल के। फर्स्ट लेवल ऑफ बैंक में आता है वेरीफाई के लिए। बैंक वेरीफाई करके जो रिपोर्ट देगा वही ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से उसको आइदर ओपन करेगा, नहीं तो फिर आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डायरेक्ट भेज देगा। ये सस्पिशियस अकाउंट है, अनवांटेड ट्रांजेक्शन हो रहा है। अगर इस पर कुछ अनलीगल कुछ पाया जाए तो क्या कस्टमर के ऊपर भी कुछ लीगल एक्शन हो सकता है सर? ऑब्वियसली होता है, जेल होता है, फाइन होता है। ओके सर, थैंक यू।